नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम आपके सामने क्लास 9th विषय हिंदी क्षितिज गद्य खंड का चौथा चैप्टर जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद जिसको जाबिर हुसैन जी ने लिखा हुआ है। जानते हैं कि ये सांवले सपनों की याद एक प्रकार का संस्मरण है। तो प्रस्तुत संस्मरण लेखक जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसको डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, पक्षियों से प्रेम करने वाले, पक्षियों की जानकारी रखने वाले सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख, सालिम अली जब खत्म हो गए तो उनकी मृत्यु से कितना दुख हुआ और उस दुख का और अवसाद को भी व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का प्रवाह भी आप इसमें देखेंगे और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद, लेखक जाबिर हुसैन। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सुनहरे परिंदों, परिंदे माने होते हैं पक्षी, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर। जिसने जीवन भर पक्षियों से प्रेम किया, पक्षियों की खोज करता रहा, पक्षियों की जांच पड़ताल करता रहा, आज वो मौत की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, जिसकी मौत आ गई उसको जाना पड़ेगा। जब भी पक्षियों के लिए, पक्षियों की जानकारी के लिए कोई हुजूम चलता था, भीड़ चलती थी, झुंड चलता था, तो इसमें सबसे आगे रहते थे सालिम अली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेम पक्षियों से करते थे। जब सालिम अली जी जाया करते थे पक्षियों की खोज करने के लिए तो कैसे थे? अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, जैसे सैलानी लोग होते हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। आज वो जब जा रहे हैं तो जितने सफर उन्होंने किए उससे उनका यह सफर भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, शायद आखिरी बार उनका जाना है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अब तो वो विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अगर कोई मर गया, कोई इंसान दुनिया से चला गया, कितना भी प्रयास कर लो फिर वो लौट के नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगता, जाबिर हुसैन जी जिन्होंने इस पाठ को लिखा है तो उनको ऐसे लगता है, वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। कोई पक्षी अगर सो रहा हो तो उसको जगाना चाहेगा। वर्षों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। आदमियों की नजर से नहीं देख सकते, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं, है कि नहीं? अपनी नजर से जी भर के प्राकृतिक नजारे को देखना चाहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से, ऐसा कौन इंसान होगा दुनिया में जो अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुन करके, कितनी सुंदर सुंदर सी पक्षियों की भगवान ने आवाज दी, तो उनकी आवाज का मधुर संगीत सुन करके अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता, जैसे रोमांच जैसा एक स्रोत फूट रहा हो, उसका सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली, जिन्होंने हमेशा पक्षियों से प्रेम किया, पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। हाँ, जाबिर हुसैन जी लिखते हैं कि पता नहीं इतिहास में कब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था।
कब माखन भरे बर्तन यानी कि भांडे फोड़े थे भगवान श्री कृष्ण ने, और दूध छाली में अपने मुंह भरा था। काफी समय व्यतीत हो गया, कब ये कार्य किया था? कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था भगवान श्री कृष्ण ने? कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में उन्होंने बांसुरी यानी कि बंसी बजाई थी? पता नहीं। कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी? ऐसा भगवान श्री कृष्ण के संगीत का जादू था। ये क्रियाकलाप भगवान श्री कृष्ण ने कब किए थे? पता नहीं। अब यह सब कब हुआ था? लेकिन अब बहुत युगों बीत गए, कई युग बीत गए, लेकिन आज के समय में भी कोई अगर वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के धाम को चला जाए, गोकुल बरसाने इत्यादि चला जाए, कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी, यमुना नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, आज के समय में भी जाएं और देखें कि वहां की युवतियां गगरी लेकर के, बाल्टी लेकर के पानी भरने के लिए जब नदी की तरफ बढ़ती हैं तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीर करके अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। कोई ऐसी बंसी बजाएगा निकल करके कि सबके कदम रुक जाएंगे, जैसे गोपियों के उस समय रुक जाया करते थे जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा, कहीं से वो कन्हैया आ जाएगा। आज भी वहां पर बाग बगीचे देखें तो महसूस होता कि कहीं से भगवान श्री कृष्ण निकल के आ जाएंगे। और संगीत का जादू, वो ऐसी बांसुरी बजाएंगे कि उस संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन, आप लोग जानते हैं ना कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं खाली हुआ। आज भी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके लोग बाग वहां पर नाच गाना करते हैं, बंशी वादन करते हैं, रास लीलाएं करते हैं, है ना, कई प्रकार के कार्य आज भी होते हैं। मिथकों की दुनिया में, घूमने वालों की दुनिया में, जानकारों की दुनिया में, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण पशु पक्षियों से कितना प्रेम करते थे कि भगवान श्री कृष्ण एक बांसुरी बजाते, सारे झुंड बना करके गाय जानवर खड़े हो जाते, पशु पक्षी एकत्र हो जाते पेड़ों पर, है कि नहीं, मोर के पंख का वो मुकुट धारण करते थे। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते थे पशु पक्षियों से, तो आज भी हम अगर नजर दौड़ाएं तो कमजोर काया वाले, कमजोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डालें हम सभी नजर, जिसको हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती यानी कि 100 साल के होने वाले थे, कुछ ही वर्ष रह गए थे। संभव है कि लंबी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। बुढ़ापे की अवस्था है, जैसे सालेम अली का भी बुढ़ापा आ गया, जो निरंतर पक्षियों से प्रेम करते थे, पक्षियों की खोज में लगे रहते थे, तो उनका शरीर उम्र के साथ साथ कमजोर हो गया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, उनको मौत के वक्त कैंसर हो गया था, तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई। कैंसर से उनकी मौत हुई सालेम अली जी की, जो पक्षी प्रेमी थे। लेकिन अंतिम समय उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। आखिरी समय भी जब वो मरने लगे तब भी सब कहीं वो देख रहे थे। उनकी आंखों को देख करके महसूस होता था कि मरते वक्त भी शायद वो पक्षियों की तलाश में ही घूम रहे हों, पक्षियों की खोज में ही जा रहे हों। तो रोशनी छीनने में अंतिम वक्त भी सफल नहीं हुई। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी उनकी नजर आखिरी वक्त भी, कि जैसे पक्षियों की खोज कर रहे हों, उनकी हिफाजत कर रहे हों, ऐसी उनकी नजर मरते वक्त भी लग रही थी। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन, अच्छा, जब पक्षियों की खोज करने के लिए, पक्षियों को देखने के लिए वो जाया करते थे तो अपनी आंखों पर दूरबीन लगा के जाते थे कि दूर से ही पक्षियों का नजारा देख लें, सुंदर सुंदर पक्षियों को हम देख लें, उनकी खोज कर लें। तो दूरबीन, ऐसे मरते वक्त भी जब कैंसर से उनकी मृत्यु हुई तब भी वो अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए हुए थे और मौत के बाद ही वो दूरबीन उतारी गई थी। तो जाबिर हुसैन जी लिखते हैं कि उन जैसा बर्ड वाचर
यानी कि प्रकृति को देखने वाला, पक्षियों की खोज करने वाला, पक्षियों की जांच पड़ताल करने वाला शायद ही कोई इस दुनिया में हुआ हो सालेम अली की तरह। जैसे सालेम अली वर्ल्ड वाचर थे, शायद ही कोई व्यक्ति और दूसरा हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में अगर कोई अकेला उनको देखे, सालेम अली को, एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। जैसे पक्षियों की खोज में गए तब तो दूरबीन लगा करके ही जाते थे, लेकिन एकांत में देखें शांत भाव से अगर कभी, तो बिना दूरबीन के भी उनको देखा गया है। दूर क्षितिज तक, क्षितिज तक, क्षितिज जानते हो जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालेम अली जी उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। सालेम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति के प्रभाव में हम ना हो, प्रकृति को अपने प्रभाव में हम ला लें। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इस दुनिया का निर्माण बड़ी मेहनत से उन्होंने किया था। इसके गढ़ने में, अब इस दुनिया को गढ़ने में जैसा वो चाहते थे समाज, वैसे समाज को गढ़ने में, वैसी दुनिया को गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने भी काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना यानी कि सालेम अली जी की पत्नी का नाम था तहमीना। उन्होंने भी जैसा उनके पति सालेम अली जी चाहते थे वैसा कार्य वो भी करती थी। उनके कंधे से कंधा मिला करके ये कार्य करती थी, ये भी चलती थी। ठीक है ना। तो तहमीना स्कूल के दिनों की उनकी सहपाठिनी रही थी। स्कूल में भी ये लोग साथ साथ पढ़ते रहे। तहमीना जी और सालेम अली दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ाई करी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभव, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर, देखिए कितने पक्षी प्रेमी थे, कितने प्रकृति से प्रेम करने वाले थे सालेम अली, कि अपने रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों को सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए, कि रेगिस्तान का प्रभाव भी इस वैली पर, इस घाटी पर न पड़ने पाए, तो बचाने का अनुरोध लेकर के उस समय जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे उनसे मिलने के लिए गए। वे प्रधानमंत्री थे उस समय। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। वो प्रकृति को समझने वाले नेता थे। वो भी पक्षियों से प्रेम करने वाले थे। तो जब उन्होंने सालेम अली की बातें सुनी, पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र, कितने बढ़िया मार्मिक ढंग से जो सालेम अली ने पूरा चित्र प्रकृति के बारे में उनके सामने रखा, तो उनकी आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। चौधरी चरण सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। तो इतने प्रकृति से प्रेम करने वाली थी ये सालेम अली। आज के समय में देख रहे हो आप लोग कि आज सालेम अली नहीं है। चौधरी साहब भी खत्म हो गए हैं, चले गए हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी में उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा कि हमारा भारत कुशल हो, आगे बढ़े, उन्नति करे, पर्यावरण की इसकी सुरक्षा बनी रहे, यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे बने रहें, इसकी चिंता आज के समय में कौन करेगा। चिंता करने वाले जैसे सालेम अली लोग वो तो चले गए, सालेम अली भी चले गए। चौधरी चरण सिंह जो प्रकृति से प्रेम करने वाले थे वो भी आज नहीं है। तो बताइए, सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा कौन बचा है। जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा कि पक्षियों को नहीं मारा जाएगा, पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे, पहाड़ का खनन नहीं होगा, कौन इनकी आज वकालत करेगा। सालेम अली जी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है सालेम अली जी ने, और अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो
मुझे याद आ गया। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने, एक व्यक्ति और थे D.H. लॉरेंस, जब वो खत्म हो गए थे तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा। D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा। तो फ्रीडा लॉरेंस से लोगों ने अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, बता सकती थी, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, जीवन भर तो साथ रही, तो काफी कुछ बातें वो बता सकती थी लॉरेंस के बारे में। लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है, कि मैं लॉरेंस के बारे में कुछ लिखूं, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा मालूम होता है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर जो गौरैया बैठती है, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी कि हमारे पति लॉरेंस भी पशु पक्षियों से कितना प्रेम करते थे। मुझसे ज्यादा मेरे पति लॉरेंस के बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में ये गौरैया जो हमारी छत पर बैठा करती है, ये ज्यादा जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला कह रही हैं, फ्रीडा कह रही हैं कि वो सचमुच अपने पति के बारे में बता रही हैं, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरे पति थे, जीवन भर साथ रहे, मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों के शब्दों का जामा पहनाना। मैं नहीं पहना सकती, बहुत कठिनाई महसूस होती है। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर जो ये गौरैया बैठती है, मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में, ना केवल उनके बारे में, मेरे बारे में भी मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। सालिम अली के बारे में ही ये पाठ लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। तो क्या लिखते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी, अच्छा कोई अगर पूछ दे कि उन पक्षी प्रेमी वो कैसे बन गए, तो आगे लिखते हैं जाबिर हुसैन जी कि उनकी एयरगन से, जब वो बचपन छोटे थे सालिम अली जी, तो बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर के गिरने वाली एक नीलकंठ की गौरैया, नीले कंठ वाली एक गौरैया थी। बचपन में वो एयरगन चला रहे थे सालिम अली, और वो जाकर के उस गौरैया को लग गई और वो घायल होकर के नीचे गिर गई। तो उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। उसने ही उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। एक पक्षी मर गया, उसको उठा करके उसने पंख देखे, कितने रंग बिरंगे, कितने रंग के इसके पंख हैं, इसकी बनावट कैसी है। उस दिन से उनका पक्षी प्रेम स्वभाव बन गया और निरंतर वो पक्षियों की खोज में लगे रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे लॉरेंस बन गए थे D.H. लॉरेंस, वैसे लॉरेंस की तरह वो भी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, कि कैसे घूमते रहते थे पक्षियों की जानकारी करने के लिए, तो जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि सालिम अली इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जो उनको चाहने वाले थे, जो पक्षियों से प्रेम करने वाले थे, जो पक्षी पर्यावरण से, वातावरण से प्रेम रखने वाले हैं, उनको आज भी लगता है कि सालिम अली मरे नहीं हैं। आज भी वो पक्षियों की सुराग में, पक्षियों की खोज में नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कहीं निकले हुए हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए,
अपने गले में लंबी सी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटेंगे। वो बताएंगे कि आज हमने ये जानकारी प्राप्त की, इन पक्षियों को देखा, उसकी बनावट ऐसी है, उसका रंग रूप ऐसा है, उसके पंखों के रंग ऐसे हैं। अभी लौटेंगे, वो सारे अनुभव हम सभी को बताएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए कि वो चले गए? जाबिर हुसैन कहते हैं कि मेरी आंखें नम है। सालेम अली, तुम लौटोगे ना? अब सालेम अली तो लौट नहीं सकते हैं, लेकिन जाबिर हुसैन जी की इच्छा है, चाह है कि जैसे पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले सालेम अली थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले सालेम अली थे, वैसे दुनिया में और लोग होने चाहिए और लोग। तो इस तरीका से ये आपका पाठ होता है, ठीक है ना? ये आपको समझ में आया होगा। इसके कहने का आशय क्या है, फिर से एक बार इसका सारांश, अगर थोड़ी सी जटिल पाठ लगा हो तो सुन लीजिए। बहुत शॉर्ट में हम इस पाठ का सारांश आपके सामने बताए देते हैं। लेखक ने सालेम अली की शव यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सालेम अली को उनके अनेक अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुखों से भरी जिंदगी से जा रहे थे, तनाव से और दुखों से भरी हुई इस जीवन से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गा करके प्राण त्याग देता है, अपना आखिरी गीत गा करके, अपनी आखिरी आवाज निकाल करके प्राणों को त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं हो सकता, ना ही कोई उसे जगाना चाहेगा। सालेम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से ना देखकर, इन चीजों को यानी कि पक्षियों को, जंगलों को, झरनों को प्रकृति की दृष्टि से ना देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर के रोमांचित नहीं हो सकता है? हो सकता है। सालेम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। ये सारे अनुभव अपने अंदर धारण करने वाले व्यक्ति थे सालेम अली। और सुनिए आगे, लेखक कहते हैं यानी जाबिर हुसैन जी बताते हैं सारांश के माध्यम से कि आज कोई वृंदावन चला जाए, अगर ये पूरे पाठ का सारांश हम शॉर्ट में बताए दे रहे हैं आपको। लेखक कहते हैं कि आज कोई वृंदावन चला जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देगा, वो पूर्व काल का इतिहास याद दिला देगा जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला की थी, गोपियों से शरारत की थी। भगवान श्री कृष्ण ने मक्खन की हणियां फोड़ी थी, दूध दही खाया था, हृदय की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी भगवान श्री कृष्ण ने जब बजाई थी, जिसमें पूरा वृंदावन संगीतमय हो गया था, पूरा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है जैसे सुबह के समय भीड़ की गलियों से, भीड़ भरी गलियों से कोई अचानक आगे आकर के बांसुरी बजाएगा और उसके बंसी वादन को सुनकर के, उसके बांसुरी बजाने को सुनकर के सभी मंत्रमुग्ध होकर के रुक जाएंगे। शाम के समय उपवन का माली, वृंदावन में बगीचे का माली पर्यटकों को बताता तो ऐसा लगता जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देगा। लेकिन वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। आज भी कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव आज भी समाप्त नहीं हुआ है। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुर्बल शरीर वाले, बिल्कुल कमजोर काया वाले सालेम अली के विषय में बताया है। उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, 100 वर्ष की आयु उनकी होने वाली है, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी से उनकी मौत हो जाती है। अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम वक्त में भी वे पक्षियों की तलाश और देखरेख में लगे रहे, आखिरी वक्त तक वो पक्षियों की खोज में लगे रहे। आगे लेखक बताते हैं इस पाठ में कि सालेम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला व्यक्ति उन्हें कोई नहीं मिला जैसे सालेम अली थे। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में ना आकर के प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बचाने में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की, है कि नहीं, इसके निर्माण में, दुनिया को बचाने के निर्माण में, दुनिया को बचाने के लिए उनके स्कूल की सहपाठी और उनकी जीवन साथी जो उनकी पत्नी बन चुकी थी तहमीना ने भी बहुत मदद की।
अनुभवी सालेम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उनसे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया था। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर के भावुक हो गए। जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, जो वर्णन उन्होंने सालेम अली जी ने चौधरी चरण सिंह जी के सामने प्रस्तुत किया, उसे सुनकर के वो भावुक हो गए। लेखक कहता है कि अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं है, न सालेम अली है न चौधरी चरण सिंह है, तो कौन ऐसा है जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम यानी कठिन एवं बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने का प्रयास करेगा। अंत में लेखक बताना चाहते हैं कि सालेम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी एक आत्मकथा लिखी हुई है। लेखक को डीएच लॉरेंस की याद आती है, डीएच लॉरेंस की भी याद आती है, जिसकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके विषय में कुछ लिखने के लिए कहा गया। तो वे क्या कहती हैं कि वे अपने पति के प्रेम व्यवहार को अपने शब्दों में बांधने में असमर्थ है, मैं नहीं बांध सकती हूं। उनका जीवन खुली किताब जैसा था, लॉरेंस का जीवन खुली किताब जैसा, जिसे उनकी छत पर बैठी गौरैया भी उनसे कहीं अच्छा जानती है, ज्यादा जानती है। सालेम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। अंत में लेखक बताता है कि सालेम अली का प्राकृतिक अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोचते हैं कि सालेम अली अपनी अंतिम यात्रा पर न जाकर आज भी पक्षियों की खोज में गए हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी यही चाहते हैं कि सालेम अली वापस उन सबके पास आ जाएं। तो ये पाठ का सारांश हुआ। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस पाठ के देख लें जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने सालेम अली के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो कि बचपन के दिनों में सालेम अली की एयरगन से घायल होकर के गिरने वाली नीलकंठ की गौरैया पक्षी की घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, है ना। ये लिख सकते हो आप कि बचपन में उनकी एयरगन से नीलकंठ वाली गौरैया गिर गई थी, उसको देख करके उनके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम उभर आया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। दूसरा प्रश्न, सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें, चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई? कैसा चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया होगा? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसके उत्तर में भी आप लोग लिख सकते हो कि सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों के विषय में बताया होगा कि रेगिस्तानी हवा के झोंके केरल की साइलेंट वैली के परिवेश को बदल डालेगी। ठीक है कि नहीं? रेगिस्तानी हवा के झोंके केरल की साइलेंट वैली के परिवेश को बदल देगी। यदि ऐसा हुआ तो वहां रहने वाले, अगर ऐसा हुआ कि साइलेंट वैली भी केरल की रेगिस्तान जैसी बन गई, तो वहां रहने वाले असंख्य पक्षियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः उनके बचाव के लिए प्रबंध किए जाएं। सालेम अली के प्रकृति और पक्षी प्रेम को देखकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं हम। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? तो ऐसा इसलिए कहा होगा, आप लोग उत्तर में लिख सकते हो कि डीएच लॉरेंस की मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के विषय में कुछ भी लिखना असंभव लगता है। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब के समान था। वे एक सादा दिल और स्नेही व्यक्ति थे। उनके जीवन से संबंधित कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि छत पर बैठी गौरैया भी उन दोनों के विषय में उनसे अधिक जानती है। उनको ऐसा महसूस होता था।
ठीक है ना। तो इस तरीका से ये हमने कुछ महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो संभवतः ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बार बार सुनिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर पूछते रहिए। तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।